तो इस तरह से तो अलग अलग होगा। तो ये भी हम देखो, ये वाला जो मैंने बताया बच्चों, इसको ध्यान रखना। हम कई सारे सर्किट पढ़ने हैं इस चैप्टर में। उन सर्किट में देखेंगे कि कब हमारी वोल्टेज आगे होती है, कब करंट आगे होती है, कब दोनों सेम फेज में होते हैं, या कौन 90 से पीछे रहता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो वो तो फेजर डिफरेंस है। दूसरा मैंने बताया रोटेटिंग वेक्टर की लेंथ। रोटेटिंग वेक्टर की लेंथ आप कैसा दिखाओगे? रोटेटिंग वेक्टर की लेंथ के लिए आपको वोल्टेज को बड़ी लाइन से दिखाना है और करंट को छोटी लाइन से। इसका कैसे पता चलेगा? मैंने छोटी लाइन के लिए, क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर की लेंथ तो सेम ही रहेगी उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो जब ये रोटेट होके आएगा तो आप जानते हो कि सेम किसी पॉइंट से अगर कोई लेंथ सर्कुलेट होती है, रोटेट करती है, तो वो क्या बनाती है? एक सर्कल बनाती है। तो ये सर्कल बनाती है, छोटा सर्कल है स्मॉल रेडियस का, ये लार्ज रेडियस का है। तो लार्ज, इसकी जो रेडियस है स्मॉल सर्कल पर क्या है? करंट। लार्ज सर्कल की सरकमफेरेंस पे कौन रोटेट होता है? ईएमएफ, या बोले वोल्टेज, वोल्टेज वेक्टर, है ना। तो वोल्टेज वेक्टर को भी मैंने नाम बताया था, ये रोटेटिंग वेक्टर है दोनों, और उसको क्या बोलते हैं? फेजर, है ना। तो ये फेजर किसको रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज को। ये फेजर किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। वोल्टेज का हमेशा ज्यादा होगा, करंट का कम रहेगा। क्यों रहेगा? इसका मैं रीजन बता चुका हूं। ऐसा नहीं कि आपका वोल्टेज कम ही रहे, ज्यादा ही रहेगा। आप करंट को भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। उसके लिए हमें वायर का डायमीटर काफी बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर की क्वांटिटी को देखते हो, पानी आपको फ्लो कराना है, क्योंकि वहां पे आपको मान के चलो, कोई बोले कि मैं तो 2 लीटर पानी पीती हूँ, कोई बोले मैं तो 4 पीता हूँ, तो हमने देखा तो पानी की वेस्टेज बहुत कर रहे हैं। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी चीज डालो पानी के अंदर ताकि कम काम वाटर में ही काम चल जाए। तो हमने कुछ ऐसी चीज डाली उसमें कि जो 4 लीटर पीने वाला था वो तो केवल 20 मिलीग्राम पीता है, और जो 2 लीटर पीने वाला था वो 5 मिलीग्राम पीता है। मतलब कुछ ऐसी चीज करने के बाद उनकी जो कैपेसिटी थी पानी पीने की वो कम आ गई, जो एनर्जी उससे मिलती, है ना। उसी तरह से ये जो एनर्जी मैंने नाम लिया पानी की जो पीने में, तो ये यहाँ पे करंट के केस में क्या है? वोल्टेज। अगर उतनी ही फ्लो का करंट की वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो उसका फ्लोटेशन तेज हो जाता है, तेजी से चलता है वो फिर। या ये कहो उस पार्टिकल के अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाती है। जैसे अगर किसी से बोले कि हैमर का कोई काम दे दें कि आपको भैया इस हैमर को यहाँ पे बार बार हिट करना है, वो हिट करता रहेगा। हमने कहा ऐसे काम नहीं चल रहा। आप एक मिनट में 50 बार हैमर करते हो, 50 बार हिट करते हो। आप ऐसा काम करो कि जितना काम आपका 50 हिट में होता है वही काम 10 हिट में हो जाए। तो आप क्या करोगे फिर? हैमर की जो मूवमेंट है, मोमेंटम है, उसको बढ़ाओगे, और बढ़ाने के बाद क्या करोगे? उसको तेज स्पीड से लेके आओगे। मोमेंटम बढ़ाने का मतलब क्या होगा? तेज स्पीड से लाओगे। तो जो काम पहले 50 हिट में हो रहा था वो किस में हो जाएगा? 10 हिट में। अरे देखा है ना, आप सुबह से शाम तक करते रहो, कुछ भी नहीं टूटने वाली कोई चीज, और आप तेजी से लेके आओ और तेज मोमेंटम बनाओ और तेजी से वो काम होगा। तो वही चीज हमारी यहाँ पे है ना। तो क्वांटिटी, चार्ज की फ्लोटेशन क्वांटिटी क्या है? करंट। और अगर उस चार्ज को हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो फिर वो क्या है? वो जो एनर्जी उसको अलग से मिलती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वो है हमारा वोल्टेज। तो याद रखना, रियल लाइफ में अगर घर के अंदर भी देखोगे तो अप्लायंस को देखा होगा, अप्लायंस में वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहती है, करंट कम रहती है। ठीक है ना, ये चीज आपने देखी होगी। चलिए, तो इस तरह से बनाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अगर मैं इसको रब कर देता हूं तो देखो डायग्राम कैसा मिलेगा तुम्हें। ये रोटेटिंग वेक्टर में है, तो ये डायग्राम आपको इस तरह से मिलेगा। बुक में देखना अपनी,
जब हम अलग अलग सर्किट के लिए, देखो सर्किट में आपने क्या क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, इंडक्टर आपने पढ़ लिया। फिर से देखो रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ये। इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है, इंडक्टर, इंडक्टेंस पढ़ा था सोलेनोइड की तरह। इसको इंडक्टर बोलते हैं जैसा सोलेनोइड होता है। कैपेसिटर का सिंबल आपने देखा है, ये वाला। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम सर्किट में देखेंगे कि कब किस सर्किट में क्या चीज आगे चलती है, क्या पीछे चलती है। और ये आगे पीछे का रोल क्या है कि जब आप जनरेटर को चलाते हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट बनती है, क्या उसको चलाने के बाद आपकी वोल्टेज, आपका करंट, दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, या दोनों में डिफरेंस रहता है। डिफरेंस से मतलब कि आपने जैसे ही चलाया, चलाने के 4 सेकंड के बाद करंट तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन वोल्टेज 5 सेकंड के बाद मैक्सिमम होता है। तो ग्राफ देखो किस तरह से। तो ये सारे सिंबल हैं। अब ये सारे के सारे सिंबल किसके हैं, अलग अलग सर्किट के, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। अब सर्किट में आप किस तरह से पढ़ोगे, एक बार तो इनको इंडिविजुअल पढ़ोगे कि सर्किट में केवल एक एक अकेला है, रेजिस्टर अकेला, इंडक्टर अकेला, कैपेसिटर अकेला। एक बार पढ़ोगे दो दो का कॉम्बिनेशन है, एक बार पढ़ोगे तीनों एक साथ है ना। तो दो दो के कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकते हैं, ये दोनों और तीसरा। मीन्स क्या क्या, रेजिस्टर इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर, कैपेसिटर रेजिस्टर। कितने सर्किट हो गए, देखो फिर से याद करो। एक बार तो तीनों अलग अलग, एसी से हमने क्या कनेक्ट किया, केवल रेजिस्टर। एसी से हमने ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या किया, कनेक्ट किया, इंडक्टर। ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या कनेक्ट किया, कैपेसिटर। 3 सर्किट हो गए। 3 कैसे बनेंगे, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों। कितने हो गए टोटल, 6। एक और सर्किट बनता है और वो क्या होगा कि तीनों एक साथ, तो 7 सर्किट होते हैं। तो कुछ को कर पढ़ते हैं, कुछ इसमें एक दो छोड़ देते हैं, उसका रीजन है वो मैं जब चलेंगे। तो टोटल 7 सर्किट होते हैं जिसको हमें पढ़ना है। और उनको पढ़ते टाइम क्या क्या देखना होगा कि किस सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या दोनों सेम फेज में चलते हैं, क्या करंट लीड करता है। लीड का मतलब ये, क्या करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम हो जाती है वोल्टेज के मैक्सिमम होने से, क्या वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाती है, या कुछ और चीजें चलती हैं। और उनके बीच अगर मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन आती है तो कितना फेज डिफरेंस से चलते हैं। मैंने बताया था, मान के चलो इस तरह से। तो फेजर क्या होता है, जो उनकी लोकेशन को, उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। फेजर डायग्राम क्या होता है, ये बता दिया आपने। फेजर डायग्राम मैंने बताया ना भाई, वो लगातार, आप वॉच के अंदर सुई को देखते हो लगातार चलती है, लेकिन आपसे अगर फोटो, भाई आप अगर पिक्चर बना के दिखाओगे, आप ऐसा तो है नहीं कि हर लोकेशन को कॉपी के अंदर सारी पोजीशन, मैं मान के चलो मैं ही चेक कर रहा हूँ तुम्हारी कॉपी, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम उसमें मीटर को लगा के रखोगे कॉपी में और आप तो एक ही डायग्राम बनाओगे। और एक डायग्राम अगर बनाओगे तो एक टाइम में एक ही तो लोकेशन बताएगा। क्या लोकेशन, वोल्टेज की, वोल्टेज को बताएगा। वोल्टेज जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर वोल्टेज वाला है वो वोल्टेज को बताएगा और करंट को बताएगा। मींस एक एक लोकेशन, और एक एक लोकेशन में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो इस तरह से हमारी लोकेशन होगी। अगर दोनों सेम फेज में है तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गई। या और क्या हो सकता है, ये वोल्टेज हो गई, ये करंट हो गया। या और क्या हो सकता है, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गई। इस तरह से हमारा हो सकता है। या ये करंट इधर ले लिया, ये इधर वोल्टेज हो गई। मीन्स किसी भी तरह से दोनों के दोनों दिखाई देंगे। बस कितना डिफरेंस, क्या सारा चीजें, वो सारी देखेंगे जब हम उनको करेंगे। इस तरह से दोनों का रहता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं, अगर बाई चांस यही दोनों है तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा वो देखना है, समझो जरा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, देखो शुरुआत में जब हम ग्राफ को चालू करेंगे तो हमारा ओरिजिन क्या है, ये। तो यहां भी ओरिजिन ये। मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, सपोज करंट की मैक्सिमम ये थी, तो करंट तो मैक्सिमम इधर तो इधर जाएगा और दूसरा नीचे यहां पे। तो ये तो मैक्सिमम करंट है,
लेकिन वोल्टेज का तो एम्पलीट्यूड। अच्छा एक बात और, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है देखना जरा, ये इस तरह की इक्वेशन है क्या, जो बाई 11th में आपने पढ़ा था, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ए क्या होता था वहां पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब एक साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का वन साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ई नोट तो मैक्सिमम है। देखो वन साइड किस क्यों बोल रहे हैं भाई, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर मैक्सिमम और ये ओरिजिन के इधर मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां पे एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से करंट के लिए भी, करंट का ये मैक्सिमम इधर यहां मैक्सिमम। अगर दोनों साइड है तो ग्राफ भी दोनों साइड मिलेगा। अब शुरुआत कैसे हुई, मान के चलो आपने जनरेटर स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही यहां दोनों सेम फेज में है। सेम का मतलब दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम, दोनों की वैल्यू एक साथ मिनिमम, दोनों एक साथ ही चलते हैं एक ही लाइन के साथ साथ। तो ग्राफ भी दोनों के एक साथ चलेगी। इस तरह से चलेगी। ये हमारा वोल्टेज हो गया यहाँ पे। तो आपका ओरिजिन ये है, जब आपकी करंट मैक्सिमम होती है उसी टाइम पर वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी। मैं डॉटेड से दिखाता हूं करंट को। अब यहां पे आया, यहां के बाद क्या होगा, ये करंट का वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर घूमने के बाद फिर यहां आएगा, तो यहां पे आ गया। फिर यहां के बाद नीचे जाएगा, तो ये नीचे चला है, और नीचे जाने के बाद ये फिर ऊपर, ये यहां एक राउंड में देखो, यहां पर ये वाला वेक्टर, करंट वेक्टर वन राउंड में पूरा वन राउंड कंप्लीट करता है। तो ये वन राउंड हो गया यहां से यहां तक। इसके बाद एक मिनट, यही है, आ गई आ गई आ गई। चलिए, तो इस तरह से ये रोटेटिंग वेक्टर है ना। तो यहां पर हमारा करंट मैक्सिमम ई नोट, लेकिन ऐसा नहीं कि ए वन ही डायरेक्शन में, रोटेट होते होते फिर यहां पे जब आया होगा तो देखो ये वाली लोकेशन, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चलती है, इसके बार 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 वाइब्रेट। तो टाइम भी है, क्योंकि ये क्या है हमारा टाइम। देखो हम जब किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो क्या क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर भी वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस पर भी लेते हैं। मान के चलो करंट हमारा 1 एम्पियर था, कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद, ये पॉइंट 2 के बाद, ये 3 के बाद वो वापस क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, 3 पहला दूसरा तीसरा, 4th सेकंड के बाद उसकी वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव में, तो ग्राफ इधर आएगी। तो लगातार ग्राफ हमें ऐसे मिलती है लेकिन साथ में मैंने बोला ये जो रोटेटिंग वेक्टर है दोनों सेम फेज में है। अब सेम फेज में है तो क्या होगा, ये तो करंट के लिए होगा। दूसरा, जब करंट मैक्सिमम हुआ है तो उसी टाइम पर हमारा कौन मैक्सिमम हुआ है, वोल्टेज। तो वोल्टेज भी ये आएगा, ये वोल्टेज के लिए हो गया। सेम फेज का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो सेम फेज का मतलब ये सेम टाइम पर सेम मैक्सिमम वैल्यू। मैंने बोला था ना कि अगर दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम होती है, एक साथ ही मिनिमम होगी। सेम टाइम पर मैक्सिमम है दोनों, सेम टाइम पर मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, दोनों की वैल्यू फिर से मिनिमम है। तो यहां पर इस तरह का जो ग्राफ हमें मिलता है, ये मिलता है किसके लिए, अभी बता रहा हूं, प्योर रेजिस्टर सर्किट में। प्योर रेजिस्टर सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चलते हैं, दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होगी, एक साथ मिनिमम होगी, या एक साथ जहां भी होंगे एक साथ ही मिलेंगे। यहां पे देखो दोनों सेम फेज में है ना, इस तरह से। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 0। फेज डिफरेंस है क्या दोनों में, यहां देखो दोनों के वेक्टर एक ही लाइन में। अगर बाई चांस क्या होता, करंट बाई चांस हमारा यहां हो जाता, ये करंट के लिए होता, तो कितना होता, ये वाला फेज डिफरेंस।
इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर इंडक्टर में, प्योर कैपेसिटर में, इनमें π/2 का डिफरेंस होता है। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, यहां पे देखो ये किसका है, प्योर रेजिस्टर का, वो भी कराऊंगा, तब ये बनाएंगे बड़े अच्छे से और ये आते हैं एग्जाम में। अगर प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलती है। प्योर इंडक्टर में वोल्टेज आगे कैसे चलती है, जानते हो, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग कि सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर क्या इंड्यूस होता है, पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद करंट आएगा। मैंने बोला है कि पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद अगर सर्किट कंप्लीट होती है तो करंट पैदा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पहले हो जाएगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कुछ टाइम के बाद होगी। और वो कैसे पता चलता है, अब देखो जरा, जब हम जनरेटर को चलाते हैं और उस जनरेटर को चलाने के बाद सर्किट में हम क्या कनेक्ट कर दें, कैपेसिटर। सर्किट में यहाँ पे क्या कनेक्ट था, सपोज ये एसी सोर्स, और यहाँ पे क्या कनेक्ट था, रेजिस्टर। तो इस तरह का मिलता है, दोनों सेम फेज में चल रोटेट होते हैं। लेकिन अगर क्या होगा सर्किट में, कैपेसिटर आएगी, तो अब कैसा बनेगा, वोल्टेज पहले और करंट बेचारा शुरुआत बाद में होगी। 90 का डिफरेंस रहता है, फेज डिफरेंस। अगर रोटेटिंग वेक्टर इसको ऐसे रोटेट करें, करंट ऐसे, वोल्टेज ऐसे। अक्सर आपने बुक में, क्योंकि बुक में तो आप देखोगे कि ये ऐसे और ये ऐसे, लेकिन रियल में बता दूं आपको, वोल्टेज आगे और वोल्टेज आगे कैसे, मान के चलो आपने वोल्टेज को ऐसे दिखाया तो करंट को ऐसे दिखाओ, 90 का डिफरेंस। करंट पीछे है, वोल्टेज आगे। आपने ऐसे दिखाया, वोल्टेज यहां, तो करंट मेरे प्यारे बच्चों यहां, ये E0 और ये I0, 90 का डिफरेंस है। दूसरा, इसमें एक चीज में डिफरेंस आता है कि सर ये तो दिखा दिया, लेकिन E और I की वैल्यू क्या है उस टाइम पर, जो मीटर हमने लगाया हुआ था उनकी वैल्यू क्या है। उनकी वैल्यू के लिए देखो जरा, ये हमारा सपोज E0, 90 से पीछे रहता है कौन, करंट, ये I0 हो गया। लेकिन मैंने एक बात और भी तो बताई थी, वैल्यू का तो पता प्रोजेक्शन से चलता है, ये और इसका ये वाली वैल्यू क्या होगी यहां से यहां तक, बताओ बच्चों, E, ये वाली वैल्यू क्या होगी यहां से यहां तक, I। और जिसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, ये वाला E0 साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी क्या है, यहां से ये वाला ओमेगा टी, ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल इक्वल टू क्या था, ओमेगा टी, ये वाला एंगल था, है ना। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू को मेजर करते हैं। चलिए, ये अब हमारा आ गया। अब मैं तुम्हें सर्किट बाद में कराऊंगा, इससे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज, सर्किट से पहले ये दोनों टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है और एग्जामिनर भी एग्जाम में जरूर पूछते हैं जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या मीन वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की। एवरेज वैल्यू ऑफ, या मीन वैल्यू बोलते हैं इसको, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू भी इसको बोलते हैं। अब ये होता क्या है ये समझना है पहले, जरा ध्यान से देना। डीसी करंट में मैंने बोला था कि करंट की वैल्यू मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहते हैं, और ग्राफ कैसा मिलता है, ये वाला। ऑल्टरनेटिंग करंट में कैसा रहता है, ग्राफ इस तरह से चलती, ग्राफ, ये ग्राफ है बच्चों। कुछ बच्चों के मन में आता है करंट ऐसे झूमते चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वायर के अंदर करंट तो चलता है,
क्योंकि करंट चलता है वायर के अंदर। यहां तो ये हमने टाइम और उसकी वैल्यू को लेके ग्राफ बनाया। जैसे हैंडपंप वाला एग्जांपल मैंने दिया था, आप हैंडपंप को चलाते हो तो नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, फिर कम होता है पानी की क्वांटिटी उससे निकलने वाला, फिर से दबाते हो फिर बढ़ती है, मीन्स कम ज्यादा पूरा फ्लक्चुएट रहता है। उसी तरह से यहां भी ये कम ज्यादा होता है। अब ये देखें, और ये कम ज्यादा इतनी जल्दी से होता है कि एक सेकंड में 50 टाइम्स, मैंने क्या बोला, 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है। मींस इस तरह से कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, 50 हर्ट्ज। मींस एक सेकंड में 100 टाइम्स मैक्सिमम, 100 टाइम्स मिनिमम। मेरी बात को समझना जरा। आपने जनरेटर को चलाया, तो मैंने जनरेटर बताया था एक वीडियो में, आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जब जनरेटर चलाते हैं तो उसका जो आर्मेचर पूरा 1 कंप्लीट राउंड लेता है, तो पूरे 1 कंप्लीट राउंड में 2 बार उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और 2 टाइम्स मिनिमम होती है। ग्राफ को भी देखो, जनरेटर यहां जो मैंने अभी रोटेटिंग वेक्टर वाली बात से ये ग्राफ ड्रॉ किया है, तो एक बार तो ये मैक्सिमम, एक बार ये मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन में है, मिनिमम फिर मिनिमम। तो पूरा भाई हमारा रोटेटिंग वेक्टर ऐसे रोटेट हुआ, और ये रोटेटिंग वेक्टर ऐसा नहीं कि हम मैथमेटिकल चल रहे हैं, हम तो वैल्यू को लेके हमने मैथ यूज किया चीजों को इजी करने के लिए। मैथमेटिक्स यूज करते हैं उनको समझने के लिए, इजी करने के लिए। रियल में तो वैल्यू लिया होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो ग्राफ हमें ऐसा मिलता है। लेकिन अगर मीटर में चेक करें, अब मेरी, हाँ फिर से उसी बात पे आता हूं, मैंने बोला कि जनरेटर जो भारत में हम यूज करते हैं वो 1 सेकंड के अंदर कितने राउंड लेता है, लगभग 50 राउंड। क्योंकि हम कितनी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी से मतलब समझ आ गया होगा कि कोई चीज 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऑसिलेट करती है अपने आप को, 50 बार अपनी मोशन को रिपीट करती है। तो इसका मतलब रिपीटेशन से मतलब क्या है कि आर्मेचर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 50 राउंड वो कंप्लीट करती है। और एक राउंड में कितनी बार उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, 2 टाइम्स। कितनी बार मिनिमम होती है, 2 टाइम्स। अब जरा सोचो, एक सेकंड में, ना मैं गलत बोल गया हूं, 50 तो फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेकंड तो कितनी बार मैक्सिमम मिनिमम होगा, 1 राउंड में 2 बार होता है। और मैंने बोला कितनी फ्रीक्वेंसी, 50, यानी राउंड कितने लेता है एक सेकंड में, 50। तो मैक्सिमम कितना होगा, एक राउंड में 2, तो 1 राउंड में 2 होगा, 1 ऑसिलेशन में 2 टाइम्स मैक्सिमम है। तो पूरी 1 सेकंड में कितना हुआ, क्योंकि 50 हर्ट्ज है, 50 राउंड आर्मेचर लेती है और 1 राउंड में 2 बार, तो टोटल कितना हो गया 1 सेकंड में, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स मैक्सिमम, 100 टाइम्स मिनिमम। और आप किसी भी इवेंट के बीच, एक इवेंट से दूसरी इवेंट के बीच जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, आपका जो माइंड पढ़ता है, हमारा जो ब्रेन पढ़ पाता है, वो कितने टाइम इंटरवल के अंदर, 1/10 सेकंड का डिफरेंस अगर है 2 इवेंट्स के बीच, तो हम डिफरेंस बता सकते हैं। मतलब ये कि आपके सामने अभी मैं अपनी पोजीशन को चेंज किया, कितने टाइम इंटरवल में, लगभग 1 सेकंड में। अगर मैं इससे भी कम टाइम लेता, कितना, 0.1 सेकंड, तो भी आप मेरी पोजीशन को चेंज होते हुए देख लेते। लेकिन बाय चांस मैं अपनी पोजीशन कितने टाइम में, 0.001, या इसका थोड़ा सा ही ले लें, यहां पे कितना है, 0.1, मैं इतने टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन को यहां से यहां पे चेंज करता हूं। अभी तो दिखाई दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं इतने इंटरवल में आ जाता हूं, हालांकि मेरे से पॉसिबल नहीं है, ब्रूस ली को बताते हैं कि उसने अपनी प्रैक्टिस कर करके इतनी तेज स्पीड की थी कि वो बहुत कम टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता था। इसीलिए ऐसा लगता था कि अभी ब्रूस ली यहाँ है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे, या मैजिक हम इसको बोलते हैं, कि हाथों में कोई चीज है, चौक है, और मैं अपने हाथ को ओपन करूं और आपको दिखाई दे कि चौक नहीं है। ऐसा कब हो सकता है कि अगर मेरी चौक को यहां से हाथ से उठाने की स्पीड कितनी हो जाए, इससे भी कम टाइम इंटरवल में हो जाए, 0.1 सेकंड से कम टाइम इंटरवल में अगर मैं किसी चीज को उठाता हूं, तो क्या हो जाएगा,
आपको आपका ब्रेन उस चौक को उठाते हुए नहीं देख पाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने मुट्ठी बंद की हुई है और खोलूं और खोलते ही तुरंत मैं उठा लूं। कितने टाइम इंटरवल से? इससे भी कम टाइम में। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ की चौक गायब हो गई और लगेगा कि मैं मुझसे जादू आता है। खैर यहां पे जादू की बात करेंगे तो 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम? 100 टाइम्स। और कितनी बार मिनिमम? 100 टाइम्स। अब जरा सोचो, आपके घर में ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होती है, बल्ब 100 टाइम्स बंद होती है, 100 टाइम्स चलती है, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है जैसे बल्ब चली हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी आई जिसको आपका ब्रेन उसको पहचान नहीं कर पा रहा, पकड़ नहीं पाता उस चीज को। तो आप मीटर की का यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग मीटर हमने लगाया। अब ऑल्टरनेटिंग मीटर क्या करेगा? 1 सेकंड में जो चीज 100 टाइम्स मैक्सिमम होती है, 100 टाइम्स मिनिमम, मीटर तो पागल हो जाएगा कि यहां बताऊं वहां बताऊं, क्या बताऊं उस वैल्यू को। तो वो क्या कर लेगा? लास्ट में एक जगह रुक जाएगा और आपको लगेगा कि ये इतनी वैल्यू है। समझ आया? मीन्स ये कि मीटर में भी फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से सेट करते हैं कि हाथ या कुछ इस तरह की वो एक जगह सेट हो जाए कहीं पे जाके, और उस वैल्यू को हम पढ़ते हैं। तो इसी चीज को मेजर, इसी बारे में आज बात करेंगे, और वो क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ऑफ मीन वैल्यू। तो हालांकि ये मीटर में जो मेजर होता है, ये इसको वैल्यू, इस वैल्यू को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जो मीटर मेजर करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन इससे पहले मैंने बात की है एवरेज वैल्यू। अब ये एवरेज वैल्यू क्या है उसे पढ़, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जो घर में ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करते हो, वो एक कौन सी करंट होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी बात किसकी करेंगे? एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। अब ये होता क्या है कि सर हमने तो मीटर लैब में यूज किए हैं, वो तो सीधा सीधा डीसी करंट को बताता है कि यहाँ पे इस तरह से। इसको कैसे मेजर करें? इसको मेजर किस तरह, क्योंकि ये क्या करता होगा कि चार्ज की क्वांटिटी कितना फ्लो हो गई पर सेकंड, मेजर करना आसान है, एक जगह रुक जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। लेकिन जब फ्लक्चुएशन है तब कैसे करेंगे? तो हम इसमें क्या देखते हैं, मीन वैल्यू किसको बोलेंगे कि हमने पढ़ा है आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा है डीसी के लिए, एसी के लिए नहीं है ये, याद रखना। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं होते, इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूले है। और वो फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फ्लक्चुएशन के साथ साथ, क्योंकि वैल्यू चेंज होती है, यहां वैल्यू फिक्स है। तो हमने एक बात उठा ली कि ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू चेंज होती है, होने दो। डीसी करंट का क्या था कि हमने देखा कि 1 मिनट के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल किसी वायर के अंदर से फ्लो करते हैं, ये वायर, और इस वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इस तरह से फ्लो करते हैं। और कितने पार्टिकल फ्लो किया? मान लो 50 पार्टिकल, 50 इलेक्ट्रॉन। तो आई की वैल्यू कितना आ गई? क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है 50 अपॉन 1। सपोज 1 सेकंड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, 50 मल्टीप्लाई ई से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, बस 50 क्वांटिटी, एन ई फॉर्मूला होता है ना, क्यू इक्वल टू एन ई। तो क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1, ये इतना हमारा एम्पियर आएगा। एसी के केस में अब क्या करना है? तो एसी के केस में तो क्योंकि फ्लक्चुएशन चलता है, एसी में भी हमने यही बात बोली है एवरेज करंट के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी के लिए, क्या कि जितने टाइम के अंदर डीसी करंट, क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट इन विच, जितना दैट चार्ज फ्लो इन अ टाइम इंटरवल इन द सेम टाइम ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो द सेम चार्ज, कि जितने टाइम के अंदर
डायरेक्ट करंट किसी चार्ज को फ्लो करता है, उतने ही टाइम इंटरवल में ऑल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही चार्ज फ्लो करे। अब कैसे? यहां तो पार्टिकल की फ्लो होने की स्पीड इक्वल है, मैंने बोला चलो 1 मिनट कर देता हूं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना, और यहां मैंने 60 बोल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। हर सेकंड में एक पार्टिकल इस वायर के अंदर एंटर करता है और दूसरे एंड से निकलने वाले प्रोसेस रहता है। इधर एंटर, भाई आगे फ्लो हो रहा होगा, या ये बोलो यहां से हर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है हर सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितने हो गए? 60 इलेक्ट्रॉन। सीधी सीधी बात आ गई, इतना करंट फ्लो होगा। ये करंट कौन सा? डायरेक्ट। लेकिन मैंने बोला एसी के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो फिर एसी के लिए कैसे वैल्यू निकालें? एसी में हमने सेम इफेक्ट दिखाया, किसके वे में? चार्ज के वे में। कि सेम चार्ज किसका फ्लो होता है? डायरेक्ट करंट का। इतना ही चार्ज एसी का भी फ्लो होना चाहिए इतने ही टाइम इंटरवल में। तो उसके लिए क्या होगा? सर इसके लिए तो कोई बात फिक्स नहीं है। फिक्स कहते नहीं है कि यहां तो एसी में हमने पढ़ा है, डीसी का तो ग्राफ ये था कि हर सेकंड में पार्टिकल इक्वल फ्लो करते हैं, लेकिन एसी में तो कोई चीज ही फिक्स नहीं, कम ज्यादा है। कम ज्यादा बेशक है, लेकिन इसको एडजस्ट ऐसे करेंगे कि जो सम निकल के आएगा कितने टाइम के बाद? आफ्टर 1 मिनट, वो कितना होना चाहिए? 60 पार्टिकल का ही होना चाहिए। कैसे? कि सपोज धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती है, पहली सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरे सेकंड में एक, फिर नेक्स्ट में 3, फिर 5, फिर 7,